गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्लस टू का इकोनॉमिक्स का लेसन 12 का पार्ट 3 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन, हम कंसेप्ट नंबर 4.1 का सेकंड पार्ट जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है वो है यदि पूर्ति यदि जो है मांग लिखिए पूर्णतया बेलोचदार हो, पूर्णतया बेलोचदार हो तथा पूर्ति में परिवर्तन हो तो संतुलन कीमत पर प्रभाव। देखिए क्या बना, इफ डिमांड इज परफेक्ट inelastic and supply is changed, then effect on equilibrium price। तो इसमें देखिए इस चीज को देखेंगे हम, डिमांड जो है परफेक्ट इनलास्टिक है, सप्लाई चेंज हो रही है, दो चीजें हम आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो सप्लाई में चेंजिंग है वो टू टाइप्स होती है, एक तो पूर्ति में वृद्धि और जो सेकंड होती है वो होती है पूर्ति में कमी। यानी इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये दो कंसेप्ट जो है हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखें कि डिमांड परफेक्ट इनइलास्टिक कैसे होती है, तो उसका फिगर हम बना लेंगे। ठीक है, डिमांड परफेक्ट इलास्टिक होती है पैरेलल टू ओ वाई। ये ओ वाई है, ये ओ एक्स अक्ष है, यहाँ आप क्वांटिटी मेजर करते हैं, यहाँ प्राइस मेजर करते हैं, और डिमांड कर्व ये हो जाएगा। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व जो है इस तरह होता है, दोनों में इसी तरह बनेगा परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड और सप्लाई काटते हैं। तो बहुत से बच्चे सप्लाई कर्व को इस तरह, डिमांड कर्व तो ही हो गया, तो सप्लाई कर्व को ऐसे कीजिए, ये सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोप होता है, ये यहाँ पर काट रहा है। तो आप देखिए ये जो तय होगा, जहां पर कटान बिंदु होगा, कट पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, वहां ओपी तय हो जाएगा, क्वांटिटी ओपी तय होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये सप्लाई है। ठीक है, कैसे भी खींच सकते हैं आप, इस तरह खींच लीजिए, ये सप्लाई है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, ये ओपी प्राइस तय हुआ, ओपी क्वांटिटी। अब बात आते हैं, अगर पूर्ति में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज किधर होती है, डाउनवर्ड इससे, तो सप्लाई इस तरह से इंक्रीज होती है, ये जो सप्लाई में इंक्रीज हो गई ये, और सप्लाई इंक्रीज होकर एस से S1 हो जाती है, ये हो गई S1।
आपने देखा सप्लाई कर्व नया जो आया उसने यहाँ पर इसको काटा E1, तो ये अगर इस पर एक स्ट्रेट लाइन आप डालेंगे तो आप देखेंगे प्राइस नीचे की तरफ यानी कम आया तो उसको P0 आप नाम दे देंगे, प्राइस को P0 आप नाम दे देते हैं, स्ट्रेट खींचिए ये, ठीक है। आपने कुछ और नहीं देखना, केवल ये देखना है कि डीडी को एस नया S1 कहाँ काट रहा है, वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 होगा। और आप देखते हैं कि जिस क्वांटिटी पर E था उसी पर E1, तो क्वांटिटी रिजल्ट क्या आया, इक्विलिब्रियम प्राइस तो रिड्यूस हो जाएगा यानी फॉल हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो सेम होगी या कांस्टेंट होगी। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा इफ सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड इज परफेक्ट इनइलास्टिक व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो देखेंगे यानी अगर पूर्ति में वृद्धि हो और मांग पूर्णतः बेरोजगार हो तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले रिजल्ट देखेंगे, आप बताया था कि यदि पूर्ति में वृद्धि होती है और मांग पूर्णतः बेरोजगार होती है तो संतुलन कीमत कम हो जाएगी, संतुलन मात्रा समान रहेगी। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया है, चित्र में OH पर क्वांटिटी, OY पर प्राइस को दर्शाया गया है। DD परफेक्ट इनइलास्टिक यानी DD पूर्णतः बेरोजगार मांग वक्र है जो OYX के समांतर एक सीधी खड़ी रेखा। SS सप्लाई कर रहे हैं, SS और DD एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, E संतुलन बिंदु होगा। इससे क्या होता है कि संतुलन कीमत OP और संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होती है। यदि किसी कारण से सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई वक्र जो SS है वो अपने दाईं तरफ इस राइट साइड होता है, राइट साइड शिफ्ट होकर S1 हो जाएगा, जो DD डिमांड कर्व को E1 पॉइंट पर काटेगा। E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट नया संतुलन बिंदु होगा। इससे क्या होता है कि संतुलन कीमत कम होकर OP से OP 0 हो जाएगी और संतुलन मात्रा पहले जितनी ही अर्थात OQ ही रहेगी। ये इसका कंसेप्ट हो गया। अब है अगर सप्लाई में कमी होती है तो सप्लाई में कमी आप जानते हैं ऊपर की तरफ इस तरह से, और ये S0 हो जाएगा और ऊपर की तरफ जो चीज होता है उसको कहते हैं लेफ्ट साइड। तो अब आप देखिए ये यहाँ काट रहा है, ये एक नया पॉइंट आ गया E0, जब घटा रहे हैं तो E0 देंगे और जब इससे लंब डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका P0। तो रिजल्ट क्या आया, इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्या हो गया, बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जो है सेम पॉइंट पर वो है क्वांटिटी को मेजर करना, ठीक है। ये आपका सेम क्लियर हो। तो इसको भी ऐसे ही कि जब पूर्ति में कमी होती है और मांग पूर्णतः बेरोजगार परफेक्ट इनइलास्टिक होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड संतुलन कीमत बढ़ जाएगी, संतुलन मात्रा स्थिर रहेगी। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र में OH पर मात्रा और OY पर कीमत को दर्शाया गया है। DD परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कर्व जो कि OYX के समांतर एक सीधी रेखा है। SS प्रारंभिक सप्लाई कर्व है। SS और DD एक दूसरे को E पर काटते हैं तो E प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। इससे क्या होता है कि संतुलन कीमत OP और संतुलन मात्रा OQ मिल जाएगी। दी पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र SS अपने बाईं ओर सरककर या ऊपर की ओर सरककर S0 हो जाएगा जो DD मान वक्र को E0 पर काटेगा। E0 नया संतुलन बिंदु होगा। इससे क्या होता है कि संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP0 ना लिखकर OP1 लिखेंगे, OP1 हो जाएगी तो संतुलन मात्रा जो है OQ हो जाएगी। आपको हमने बताया नाम आप कोई भी दे सकते हैं जो नेम है पॉइंट्स को, लेकिन जब बढ़ाएं तो P1 दें और घटाएं तो P0 दें, क्योंकि उससे आपको ध्यान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इन दोनों को हम कंबाइंड भी बना सकते हैं। उसका क्वेश्चन बनेगा ये, यदि मांग पूर्णतः बेरोजगार और पूर्ति में परिवर्तन हो, इकट्ठा अगर आ जाता है, अलग अलग आता है, वृद्धि हो तो ये बनाएंगे, कमी हो तो ये आ जाएंगे, और कंबाइंड आता है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये आपका डिमांड कर्व है, ये OYX, ये OX, यहाँ क्वांटिटी आता है, यहाँ आपका प्राइस आएगा, ये इनिशियल सप्लाई, ये इनिशियल पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब अगर मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई कर्व SS अपने राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S1 हो जाएगा जो DD को E1 पर काटेगा, E1 नया संतुलन बिंदु होगा और प्राइस जो है कम हो जाएगा, इक्वल प्राइस। इसी तरह अगर सप्लाई कम होती है तो ये S0 हो जाएगा जो E0 पर काटेगा, तो प्राइस रिजल्ट आया, प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर सप्लाई बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो घट जाएगा
और इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, और सप्लाई अगर कम होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगी। ये है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया? तो ये ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन दोनों का कंबाइन करते हैं तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो है, इससे आगे चल करके देखिए अब तक जो हमने पढ़ा, अभी तक जो स्टडी हमने किया है उसमें किया है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इफेक्टेड होता है डिमांड और सप्लाई से, यानी कभी डिमांड ज़्यादा हो गई कभी सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो डिमांड और सप्लाई के कम या ज़्यादा होने से इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज होता रहता है, कभी ये बढ़ गया कभी घट गया। जैसे आप कहें कि मान लीजिए सप्लाई सेम है और डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई सेम का मतलब है कि मान लीजिए टमाटर का जितना उत्पादन हो रहा था या शुगर का जितना उत्पादन हो रहा था, उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन उसकी अचानक डिमांड बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर मान लीजिए सप्लाई बढ़ गई डिमांड उतनी है, मान लीजिए जितना शुगर का या चीनी का जितना यूज हम कर रहे थे डिमांड तो आज भी उतनी है, लेकिन अचानक प्रोडक्शन डबल हो जाए तो प्राइस डाउन हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में एक का बढ़ना और एक का समान रहना ये कोई जरूरी नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है कि दोनों घटती बढ़ती रहती है, रियल लाइफ में दोनों बढ़ती घटती रहती हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो है, अब कंसेप्ट नंबर जो है 5 कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव, वह लिख लूं, वह मात्रा का प्रभाव, दोनों पे पर हम दिखा देते हैं, यानी इफेक्ट ऑन equilibrium price and quantity when both मांग और पूर्ति, यहां दोनों और लिख देते हैं, दोनों में, ठीक है, मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन का, when both demand and supply are changed। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई जब दोनों चेंज होती हैं तो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इसके दो कंसेप्ट होते हैं। पहली बात, फर्स्ट कंसेप्ट है इसका जो वो है जब मांग और पूर्ति दोनों में, जब मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि हो, तो आप देखिए यहां चेंज था, और चेंज दो तरह से होता है, एक तो इंक्रीज हो जाना और एक डिक्रीज हो जाना। when both demand and supply are increase ये हो। तो अब इसकी तीन सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन देखो,
देखिए डिमांड, ये कह रहा है डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई बढ़ जाए, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा अभी बताएंगे आपको, डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई बढ़ जाए। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है आपकी, डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई बढ़ जाए। तीनों में अभी आप देखिए मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि हो, तो तीनों में ही वृद्धि हो रही है। जो एरो है आप इसको लिख सकते हैं, जब मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि हो, ऐसे लिख सकते हैं हम आपको थोड़ा शॉर्ट में। लेकिन इसमें क्या है कि मांग में वृद्धि ज्यादा हो, यानी मांग में भी वृद्धि हो, सप्लाई में भी, यानी पूर्ति में वृद्धि हो, लेकिन डिमांड में जो इंक्रीज है वो ज्यादा। जैसे मान लीजिए इसमें तो 60% इंक्रीज हो रहा है और इसमें केवल 40% इंक्रीज हो रहा है। सेकंड है जब मांग में वृद्धि हो और पूर्ति में भी वृद्धि हो, यानी डिमांड भी बढ़े और सप्लाई भी बढ़े, ठीक है। लेकिन जो मांग में वृद्धि है वो पूर्ति में वृद्धि के बराबर, यानी अगर ये 60% बढ़ रहा है तो ये भी 60% बढ़े। देखिए यहां देखिए, अगर ये मान लीजिए 40, तीसरा है अगर सप्लाई में वृद्धि ज्यादा हो, मान लीजिए ये 40% बढ़ रहा है तो, और इसके परिणाम स्वरूप अगर सप्लाई 60% बढ़ती है, तो ये तीन कंडीशन है जब डिमांड और सप्लाई बोथ आर इंक्रीज, दोनों बढ़ते हैं। अब इन तीनों पे फिगर बना देंगे हम। तो देखिए फिगर कैसे बनेंगे, फर्स्ट फिगर देखिए, तीनों एक साथ बना रहा हूं ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये OY एक्सिस है, ये OX अक्ष है, ये आपका डिमांड कर होता है, आप जानते हैं, और ये सप्लाई कर होता है। यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी तय हुई, यहाँ पर इक्वल प्राइस तय हुआ। ये पहले तीनों में बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आप फिगर देख रहे हैं तो आप तीनों सेम हैं, इनमें आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरफ तो इंक्रीज होता है, किस तरफ डिमांड इंक्रीज होगी, किस तरफ सप्लाई इंक्रीज होगी। बाकी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड इंक्रीज अपने आप ही ज्यादा हो रही है। यहाँ 60-80 से हमें कुछ लेना नहीं है, केवल 60-40 तो हमने आपको समझाने के लिए। लेकिन ये जो गैप है ये ज्यादा रखना, यानी डिमांड में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, इस तरह से आप इस गैप को ज्यादा रखेंगे। हम देखा ये गैप जो है ये अपेक्षाकृत ज्यादा है, तो ये आपका जो आ जाएगा नया डिमांड करवा जाएगा D1, ठीक है, D1। लेकिन ये सप्लाई भी बढ़ रही है, सप्लाई कम बढ़ रही है, तो सप्लाई को थोड़ा कम बढ़ाएंगे और सप्लाई को बढ़ा करके ये आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। कितना समय आया सब लोगों को? ये डिमांड बढ़ा इधर की तरफ, ये सप्लाई बढ़ा इधर की तरफ, और आप देख पा रहे हैं कि जहां भी ये दोनों न्यू कर्व, नए जो कर्व हैं, डॉट वाले कर्व, जहां भी आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, डॉट वाले कर्व देखने हैं आपने, तो देखिए डॉट वाले कर्व आपका ये है, यहां से एक लंब डालिए, क्या इंडिकेट कर रहा है? क्वांटिटी इधर से इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस वाली लाइन पे डालेंगे तो आप प्राइस को देख लीजिए, ये आपका प्राइस आएगा, तो प्राइस भी क्या हुआ भाई? बढ़ गया। तो रिजल्ट क्या आया कुल मिलाकर के? जैसे हम लिखते आए हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगा। पर समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड पे आ जाइए। अगर डिमांड बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, दोनों बराबर बराबर बढ़ती है 60-60%, यानी इसका मतलब इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बराबर रखनी है, तो डिमांड बढ़ाइए। ये आपका डिमांड जो है बढ़ गई डी से D1 अब जितनी डिमांड इसकी बढ़ाई है, सप्लाई को भी उतना ही बढ़ाइए। इतना बढ़ाया है तो इसको भी इतना बढ़ाइए। तो जो है सप्लाई को भी उसी हिसाब से ये हो गया जी S1 आप देखेंगे कि जहां पर डॉट वाले काट रहे हैं और डॉट वाले कर्व जो है आपस में काट रहे हैं, यहां पर जब आप इससे लंब डालोगे तो आप देखोगे क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जब प्राइस वाली लाइन को मिलाओगे तो आप ये पाओगे कि ये सेम लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या होगा, सेम है, यानी इक्विवेलेंट प्राइस क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, और इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट कि अगर डिमांड कम बढ़ रही है, डिमांड वाला कॉलम इस तरह से रखिए आप, ये आ गया आपका डिमांड इस तरह बढ़ रही है, ठीक है जी, और सप्लाई बढ़ेगी आपकी इस तरह, लेकिन सप्लाई में ज्यादा हो रही है चेंज, सप्लाई को आप ज्यादा चेंज करें, सप्लाई की चेंजिंग को आप ज्यादा रखें इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका S1 आप देखते हैं कि सप्लाई कर S1 डिमांड कर D1 को कहाँ काट रहा है, ये काट रहा है यहाँ पर E1, और जब आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और प्राइस क्या हो गया, कम। तो रिजल्ट क्या आया, इक्विवेलेंट प्राइस कम हो जाएगा और इक्विवेलेंट क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये सारा जो है आपका कंसेप्ट था व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंक्रीज, जब दोनों ही मांग और पूर्ति दोनों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इनमें जब आप बनाएंगे तो एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो डॉट वाली लाइन है, क्योंकि इसमें दोनों चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड भी चेंज है, सप्लाई भी चेंज है, तो डॉट वाली लाइन को विशेषकर ध्यान रखेंगे, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जहां तक एक्सप्लेनेशन की बात है, एक्सप्लेन किस तरह करना और क्वेश्चन किस तरह भी अलग से आ सकता है, एक तो इसी तरह आ सकता है बोथ आर इंक्रीज, लेकिन किस तरह और आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है कि व्हेन डिमांड increase in demand is more than increase in supply, what will be effect on equivalent price and equivalent quantity। तो हम पहले जो तरीका लिखते आए हैं, when increase in demand is more than increase in supply, then equivalent price and equivalent quantity both are increased, तो दोनों ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। It is explained with the following figure and figure, in the figure OX so quantity and OY so price। DD इनिशियल डिमांड कर और SS इनिशियल सप्लाई कर, DD प्रारंभिक मांग वक्र है और SS प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। DD और SS एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, E पॉइंट पर काटते हैं, तो E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट और इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट्स सो E संतुलन बिंदु है, इससे क्या होता है, संतुलन कीमत O फिर संतुलन मात्रा O की मिल जाएगी। If demand increase then demand को DD shift right side DD to D1 and when supply increase supply curve shift SS to S1 both new curve demand curve D1 and S1 are intersect to each other at E1 point, दोनों न्यू कर्व जो है एक दूसरे को E1 पर काट रहे हैं। E1 इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, E1 नया संतुलन बिंदु होगा। इट्स सो ये दर्शाता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस राइज OP to OP1, इक्विलिब्रियम प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ1। एग्जैक्टली
मेन इंपैक्ट जो पड़ेगा वो प्राइस पर पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज लिख रहे हैं, डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो तीनों चीजों में, तीनों फिगर्स में एक चीज तो आप कॉमन देख रहे होंगे कि क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी तो जरूर इंक्रीज होती है, लेकिन अब प्राइस क्या तय होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी ज्यादा बढ़ रही है। वैसे देखिए, अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है तो प्राइस अपने आप ही फॉल हो जाएगा। मान लीजिए ग्राहक में 100 दुकान मार्केट में 100 ग्राहक थे, अब 200 हो जाए, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो 3 गुना हो जाए तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, फॉल हो जाएगा। इधर क्लियर? अगर बराबर बराबर बढ़ रहे हैं तो प्राइस पर आप जानते हैं कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, और अगर सप्लाई जो है ज्यादा, सप्लाई कम बढ़ रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो प्राइस राइज हो जाएगा। इधर क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट था। अब आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फिफ्थ कंसेप्ट के सेकंड पॉइंट पर देखिए। और जो सेकंड पॉइंट है वो है जब मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ कमी हो तो डिक्रीज आ जाएगा। दोनों में एक साथ कमी, बोथ आर डिक्रीज, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर डिक्रीज, जब मांग और पूर्ति एक साथ दोनों में कमी हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए इस केस में भी वही है, 3 पॉइंट है कि डिमांड कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है। सेकंड है कि डिमांड कम हो और सप्लाई कम हो, और थर्ड है कि डिमांड कम हो और सप्लाई कम हो। उसी तरह लेते हैं तो देखिए डिमांड ज्यादा कम हो, ये तो 60% कमी हो रही है, ये 40% कमी हो रही है, ये दोनों ही बराबर बराबर कमी हो, और ये सप्लाई में ज्यादा कमी हो, इस केस में क्या होगा। तो देखिए उसी तरह 3 फिगर आप बनाएंगे इस तरह से, यहां OY, OX, देखिए ये इक्विलिब्रियम है, ये SS, ये डिमांड, संतुलन की मात्रा और संतुलन कीमत, डिमांड, सप्लाई, संतुलन क्वांटिटी, संतुलन प्राइस, डिमांड, सप्लाई, संतुलन क्वांटिटी, संतुलन प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब यहां से चलते हैं, देखिए यहां डिमांड कम हो रही है, हम तो दोनों रही हैं, लेकिन डिमांड में कमी ज्यादा है, डिमांड में कमी ज्यादा है। तो डिमांड में कमी ज्यादा करने के लिए डिमांड इस तरफ कम होती है, इसको D0 आप कर दीजिए, ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी कम हो गई, तो क्या शो कर रहा है, जो है क्वांटिटी कम हो गई। और इसके बाद इसमें सप्लाई भी कम हो रही है, सप्लाई में कमी कम हो रही है, तो सप्लाई में कमी कम हो रही है, तो इसको थोड़ा सिकुड़ा रखिए, जितना एक को चौड़ा रखते हैं दूसरे को कंपैरिजन में सिकुड़ा रखिए, कंजेस्टेड रखिए, ताकि रिजल्ट क्लियर आए। इसके बाद देखिए आप देख रहे हैं कि दोनों जो डॉटेड कर्व है वो आपस में यहाँ काट रहे हैं, यहाँ ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी घट गई, तो क्वांटिटी घट कर क्या हो गई, Q0, और ये प्राइस क्या हो गया, प्राइस भी घट गया, P0, समझ रहे हैं। और ये जो पॉइंट है ये आपका P0 है। अब यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों घट रही है, तो देखिए डिमांड घट गई, D0 हो गई, ठीक है। जितना डिमांड घटी है उतना ही सप्लाई को कम कर दीजिए, जितना आपकी डिमांड कम हुई है उसी हिसाब से सप्लाई कम करिए। ये आप नहीं कह रहे, ये फिगर कह रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्वांटिटी घट जाएगी लेकिन प्राइस जो है OP ही रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा,
लेकिन इक्विवेलेंट क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। यहाँ इक्विवेलेंट प्राइस घट जाएगा लेकिन इक्विवेलेंट क्वांटिटी जो है घट जाएगी, दोनों घट जाएंगे। तो ये ई जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस पर चलते हैं। यहाँ सप्लाई ज्यादा घट रही है, सप्लाई वाला कॉलम जो है उसकी चौड़ाई ज्यादा है। ये S0 डिमांड वाले की चौड़ाई जो है कम करी हुई, यहां पर काट रहे E0, यहां से लंब डालिए Q0, यहां से लंब डालिए P1, रिजल्ट आया इक्विवेलेंट प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विवेलेंट क्वांटिटी लंब। तो बेटा ये सारा कंसेप्ट है। कंफ्यूजन होने की, कंफ्यूज आप इसमें होना जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। केवल आपने कुछ नहीं करना, आपने केवल फिगर को समझना और फिगर के बेस पर जब इसको एक्सप्लेन करना। मान लीजिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, सभी एक तरह ही एक्सप्लेन होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा कि अगर सप्लाई में जो डिक्रीज है, व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन डिक्रीज इन डिमांड, यानी पूर्ति में कमी मांग में कमी से ज्यादा हो, पूर्ति में होने वाली कमी मांग में होने वाली कमी से अधिक हो, तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन डिक्रीज इन डिमांड, देन इक्विवेलेंट प्राइस इज इंक्रीज एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज डिक्रीज। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फिगर। इन द फिगर OX क्वांटिटी, फिगर में OX जो है ये प्राइस दिया है और OX जो है क्वांटिटी को शो करता है, OY सो प्राइस, DD इज डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व, SS इज सप्लाई कर्व। DD एंड SS इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट E पॉइंट। DD और SS एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। E इज इक्विवेलेंट पॉइंट और इनिशियल इक्विवेलेंट पॉइंट। इट्स सो equivalent price is OP and equivalent quantity is OP. If a demand rise, demand fall, then demand curve DD shift left side DD to D0, and when supply decrease, supply curve SS shift left side SS to S0. Both new curves D0 and S0 दोनों ही जो नए वक्र हैं S0 और D0 इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट E0, एक दूसरे को E0 पर काटते हैं। इट्स सो इससे क्या होता है कि इक्विवेलेंट प्राइस राइज OP टू OP1, इक्विवेलेंट प्राइस जो है OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी फॉर OQ टू OQ1 और इक्विवेलेंट क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ0 हो जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट था इसके एक साथ भी आ सकता है, बहुत शॉर्ट में फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। मान लीजिए 4 नंबर में 4 मार्क्स में आ गया तो ये चित्र बना करके रिजल्ट लिखना केवल तीनों, ठीक है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है वो हम आगे करते हैं, तो ध्यान कीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक और आज हमारा जो कंसेप्ट है नेक्स्ट वो है 6th कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 6। तो ये देखेंगे, ठीक है। 6th जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो है टाइम एलिमेंट एंड इक्विवेलेंट प्राइस, यानी समय तत्व तथा संतुलन कीमत। ये हमारा आज का टॉपिक, यानी टाइम एलिमेंट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए जो अब तक हमने पढ़ा कि किसी वस्तु के प्राइस को डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करती है, ये ठीक है, ये अभी तक हमने सारा कंसेप्ट पढ़ा। लेकिन वास्तव में प्राइस क्या तय होगा, ये केवल डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड नहीं होता,
बल्कि इसके डिटर्मिनेशन में जो टाइम एलिमेंट है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक विद्वान है मार्शल, तो जो मार्शल है उनका ये मानना है कि वो ये कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत क्या होगी, ठीक है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि डिमांड और सप्लाई को स्थिर होने के लिए, ठीक है, कितना समय मिल रहा है। तो डिमांड और सप्लाई बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो बहुत कम समय मिल रहा है, और डिमांड और सप्लाई को बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है तो जो है प्राइस किस तरह चेंज होगा और कम समय में किस तरह चेंज होगा, ये बताया। तो मार्शल ने जो समय तत्व है उसके संदर्भ में उसको 3 भागों में बांटा है अकॉर्डिंग टू मार्शल, ठीक है। टाइम एलिमेंट इन रेफरेंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में बांटा है। तो 3 तरह का उन्होंने जो समय बताया है, और पहला जो समय है वो है अति अल्पकाल। अति अल्पकाल 3 तरह का समय होता है। अति अल्पकाल इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, एक टाइम ये है। एक दूसरा जो समय होता है वो होता है अल्पकाल, यानी शॉर्ट। तो ये 3 तरह का जो समय है जो कि मार्शल ने कहा है। तो देखिए एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अति अल्पकाल। अति अल्पकाल का दूसरा जो नाम है वो है बाजार काल। बाजार काल, इसको मार्केट पीरियड भी हम कहते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मार्केट पीरियड भी इसको कहा जाता है, बाजार। और इस टाइम पीरियड में जो कीमत तय होती है उसे हम कहते हैं बाजार कीमत। इस टाइम में जो कीमत तय होती है उसको क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस या बाजार कीमत, ठीक है। ठीक है, तो अति अल्पकाल को हम क्या कहते हैं, बाजार काल या मार्केट पीरियड भी कहते हैं। इस समय में जो कीमत तय होती है उसको मार्केट पीरियड कहते हैं। ठीक है, अति अल्पकाल होता क्या है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड क्या है। अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्पादक अपने उत्पादन को अपने वर्तमान स्टॉक से अधिक नहीं बढ़ा सकता। इट इज अ टाइम पीरियड, वेरी short time is a time period in which a producer cannot increase his production more than its exciting stock. Exciting है जितना उसके पास है ज्यादा से ज्यादा उतना बेच सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल perishable goods like vegetable, fruits, supply cannot be increased मोर देन इट्स एक्साइटिंग स्टॉक। यानी जो सब्जी और फल होते हैं उनकी पूर्ति को उनके वर्तमान स्टॉक से आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इट इज द टाइम विच इज टू शॉर्ट, ये समय होता है जो इतना कम होता है इन विच, जिसमें कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई, यानी वो डिमांड in which supply of a commodity is perfect, inelastic और constant। यानी जो वस्तु की पूर्ति है वो पूरी तरह से इनइलास्टिक होती है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। बट इन दिस टाइम पीरियड डिमांड इज एक्टिव एलिमेंट। इन दिस टाइम पीरियड डिमांड इज एक्टिव एंड सप्लाई इज परफेक्ट इनइलास्टिक, या डिसएक्टिव कह सकते हैं, पैसिव कह सकते हैं, निर्जीव, और वो पूरी तरह एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। सो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस डिमांड इज मोर सिग्निफिकेंट, इसलिए कीमत के निर्धारण में मांग जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे देखिए कि इस समय में आपको हमने बताया, यहाँ लीजिए OY, यहाँ लीजिए OX, यहाँ लीजिए प्राइस, यहाँ लीजिए फंड।
इस समय में बताया कि सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट होती है। मान लो OQ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो OQ ही आप करेंगे। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में डिमांड इतनी थी, ये डी तो प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये प्राइस है। अब मान लीजिए मार्केट में डिमांड ज्यादा मिली तो प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड अगर बाई चांस किसी कारण से बढ़ जाती है तो डिमांड का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1, और जो है प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिमांड कम हो जाती है तो D0 हो जाती है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ काट रही है तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो आपने देखा ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कि प्राइस के डिटरमिनेशन में ज्यादा रोल किसका होगा, डिमांड का होगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। मीन्स कहने का ये है कि मान लीजिए आप एक किसान हैं और किसान होने के कारण आप आलू का प्रोडक्शन करते हैं और आपने 100 बोरी, ठीक है, आलू का प्रोडक्शन किया, लेकिन आप मार्केट में पहले दिन 10 बोरी आलू लेके गए, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना बेच सकते हैं, 100 बोरी नहीं, क्योंकि आप लेके कितना गए हैं, आप 10 बोरी जो है आलू लेके गए हैं, तो मार्केट में आप उस समय एट ए टाइम 10 बोरी ही बेच सकते हैं। अब अगर आपको आलू के ग्राहक मंडी में मार्केट में ज्यादा मिले तो आपको प्राइस ज्यादा मिल जाएगा, आप अपनी वस्तु की कीमत ज्यादा तय कर रहे हैं। डिमांड अगर कंज्यूमर अगर आपके ज्यादा मिले तो आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, और कंज्यूमर कम मिले तो आपको सस्ते में बेचना पड़ सकता है। अब इसके बाद थोड़ा अगर हम कहें कि मार्केट प्राइस भी हमने इसको कहा, मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट प्राइस is the price of a commodity which prevails in a market at a particular time, जो कि एक विशेष समय में बाजार में प्रचलित होता है। मतलब अभी आप मार्केट जाएं और चीनी लेकर आए, शुगर लेकर आए, तो वो आपको मान लो 40 रुपए किलो मिलती है, तो 40 रुपए किलो क्या है, मार्केट प्राइस है। इधर के जो जिस समय आप खरीद रहे हैं, जो कीमत उस समय प्रचलित है, वही क्या कहलाएगी, मार्केट प्राइस। इधर तो इसको आप इस तरह से बनाएं। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट पीरियड। अब इसमें हमने बताया, अभी एक बार लिख देते हैं कि इसमें जो मांग है, मांग सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, और जो पूर्ति है वो निष्क्रिय होती है, यानी पैसिव होती है। ये पीरियड में जो साधन होते हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कुछ साधन इन दिस सिचुएशन, इन दिस पीरियड, वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। एक साधन जो है परिवर्तनशील होता है, बाकी स्थिर होता है। A producer can change his production due to change only his variable factors। और एक उत्पादक है जो अपने परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके ही उत्पादन में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। इन दिस टाइम पीरियड प्राइस डिटरमाइन इज कॉल्ड जो है सब नॉर्मल प्राइस। इस समय में जो कीमत तय होती है उसको कहते हैं उप सामान्य कीमत। इस समय में उप सामान्य कीमत ये होता है सब नॉर्मल प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है और अदर कांस्टेंट होता है, यानी ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता, बहुत कम नहीं होता, ये बीच की स्थिति होती है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मारुति अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, अचानक उसकी डिमांड बढ़ गई और मारुति प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, तो
ये इतना लंबा टाइम नहीं है कि वो अपना नया प्लांट बना ले, नई मशीनें लाए, ऐसा नहीं हो, क्योंकि इतना समय नहीं है। इसमें वो कुछ एडिशनल लेबर लगा करके, कुछ एक्स्ट्रा लेबर लगा करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। तो यानी प्लांट वगैरह फिक्स रहेंगे, लेकिन लेबर जो है वेरिएबल हो जाएगा। तो इस समय में जो है प्राइस कैसे तय होता है, ध्यान करेंगे। इसमें अगर हम कहें कि डिमांड की बात करते हैं, यानी मांग जो होती है वो सक्रिय होती है, यानी एक्टिव होती है। पूर्ति जो होती है वो भी सक्रिय होती है, ये भी एक्टिव होती है। लेकिन ये जो है अधिक सक्रिय होती है, यानी मोर एक्टिव, और ये कम सक्रिय होती है, यानी लेस एक्टिव। समझ में आ गया? इसमें भी डिमांड का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप सप्लाई को अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं बढ़ा सकते, आपके पास इतना समय ही नहीं है। केवल आप वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को लगा करके या रॉ मटेरियल को बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन नया प्लांट बना लें, नई बिल्डिंग बना लें, नई मशीनरी लगा लें, ये पॉसिबल आपके लिए नहीं होता है। तो इस समय में देखिए ये डिमांड है, ठीक है, और ये सप्लाई, यहां पर ये प्राइस देगा। अब मान लीजिए डिमांड बढ़ गई तो डिमांड इधर बढ़ेगी और D1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सप्लाई जो है केवल इतनी सप्लाई बढ़ाना जो है, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। लेकिन ये जो गैप है इसकी अपेक्षा जो ये गैप आया ये कम आया, ठीक है। और मान लीजिए डिमांड कम हो जाती है D0, तो ये क्वांटिटी घट जाएगी और प्राइस भी घट जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो A, B और C ये। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी सप्लाई भी कम, लेकिन सप्लाई में इंक्रीज उतना नहीं होगा जितना डिमांड में इंक्रीज हो जाए। ये अल्पकाल होता है इसमें जो it is the time in which a producer can change his production due to change in only variable factor and fixed factor are fixed, ठीक है। In this period time period demand is more active and supply is less active। देखिए दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म। दीर्घकाल क्या होता है? दीर्घकाल में जो कीमत पहले तय होती है उसको कहते हैं कि हम सामान्य कीमत। दीर्घकाल में जो कीमत तय होती है उसको क्या कहते हैं? सामान्य कीमत यानी नॉर्मल प्राइस, ठीक है, नॉर्मल प्राइस। अब बात करते हैं दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी अगर इसमें लिखें तो इसमें मांग भी सक्रिय है, मांग जो है वो सक्रिय होती है और पूर्ति भी सक्रिय होती है, लेकिन इसमें पूर्ति अधिक सक्रिय होती है, यानी लेस और मोर एक्टिव होती है इसमें सप्लाई। यानी दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्पादक अपने सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन कर सकता है। इस अवधि में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, कोई साधन स्थिर नहीं होता। यानी आपको 10 साल का समय मिला तो आप अपना प्लांट भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मशीनरी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्लॉथ्स का कारोबार कर रखा है, बिजनेस कर रखा है, आपको लगता है कि उसमें मार्जिन नहीं है, तो आप कोई अन्य बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बंद करके। इतना टाइम आपके पास है कि आप अपने सारे सामान को एडजस्ट कर सकें। और इस समय में जो कीमत तय होती है वो नॉर्मल प्राइस कहलाता है।
नॉर्मल प्राइस इज दैट प्राइस विच इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। सामान्य कीमत वो कीमत होती है जो कि वहां निर्धारित होती है जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग फिगर, इसको इस चित्र से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ वाई, यहाँ पर ओ एक्स, ये डिमांड और ये सप्लाई। जहां पर ये दोनों बराबर होंगे वहां पर नॉर्मल प्राइस तय होगा और हमेशा यही कीमत तय होगी। ओके, अब लॉन्ग पीरियड में जो कीमत तय होती है नॉर्मल प्राइस कहलाती है, मींस जहां पर डिमांड और सप्लाई काटते हैं और यही कीमत तय होगी। अगर इस समय अवधि में डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो जो कीमत तय होगी वो नॉर्मल प्राइस नहीं रहेगा। देखिए मान लीजिए अब किसी कारण से मान लो इफ एनी कॉज प्राइस राइज ओपी टू ओपी वन, अगर आप किसी कारण से प्राइस बढ़कर ओपी से ओपी वन हो जाता है तो आप देख रहे हैं सप्लाई ये हो गई, डिमांड हो गई, सप्लाई इज मोर देन डिमांड हो जाएगी, यानी एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, पूर्ति आधिक्य हो जाएगा और पूर्ति अधिक हो जाएगी। पूर्ति के अधिक होने से डिमांड कम होने से सप्लाई के डिमांड से ज्यादा होने के कारण, यानी इतनी तो डिमांड है और इतनी सप्लाई है, सप्लाई Q1 है, डिमांड Q0 है, तो डिमांड सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस लेवल फॉल होगा, तब तक फॉल होगा जब तक दोबारा कितना ना हो जाए, ओपी ही ना हो जाए। इसी तरह अगर किसी कारण से मान लो प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम होकर P0 हो जाता है, प्राइस कम होकर के किसी कारण से P0 हो जाए, तो P0 होने पर आप देख रहे हैं डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, यानी इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड, यानी मांग अधिक, तो मांग अधिक हो जाएगी सप्लाई से। मांग अगर ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक दोबारा क्या ना हो जाए, ओपी ना हो जाए। अतः हर स्थिति में प्राइस जो है ओपी ही तय होगा और यही क्या कहलाएगा, संतुलन कीमत कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? तो अब इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि अति अल्पकाल में कौन सी कीमत निर्धारित होती है, बाजार कीमत। क्या अति अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है तो क्या कहते हैं, बाजार कीमत। क्या बाजार काल किसे कहते हैं, या बाजार काल में कौन सी कीमत तय होती है, मार्केट प्राइस या बाजार कीमत। ठीक है, किस टाइम पीरियड में जो है पूर्ति परफेक्ट जो है डिसएक्टिव होती है या पैसिव होती है, ठीक है, इनइलास्टिक होती है, ये भी आप बता सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कौन सी प्राइस तय होता है, सब नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस किस टाइम में डिटरमाइंड होता है, लॉन्ग पीरियड में। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक है आपका, वो आपको जो है इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यानी इसके और इसके अंदर क्या अंतर डिफरेंस, यानी कहने का मतलब है कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत, इन दोनों में अंतर क्या है, मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में अंतर। तो देखिए सबसे पहले ये अति अल्पकाल में होता है, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड में, और ये दीर्घकाल में होता है। एक अंतर तो यही होगा, एक अंतर ये होगा। दूसरा अंतर हो गया, इसमें मांग सक्रिय और पूर्ति निष्क्रिय होती है, इसमें पूर्ति अधिक सक्रिय होती है और मांग कम सक्रिय होती है। दो हो गए, ठीक है। ये अस्थिर कीमत होती है, अस्थिर यानी टेम्परेरी, इट इज ए टेम्परेरी प्राइस, ठीक है, इट इज ए परमानेंट प्राइस, ये स्थिर कीमत होती है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यह वह कीमत है जो बाजार में पाई जाती है, प्रचलित होती है,
यह वह कीमत है जिसके पाई जाने की संभावना है। इट इज एक्सपेक्टेड प्राइस, इट इज एक्चुअल प्राइस। तो दिस प्राइस या जो है मार्केट प्राइस डिटरमाइंड इन वेरी शॉर्ट पीरियड और नॉर्मल प्राइस डिटरमाइंड इन लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, बाजार कीमत के निर्धारण में डिमांड जो है का अधिक रोल होता है, मोर एक्टिव होती है, इसमें सप्लाई ज्यादा एक्टिव होती है। इट इज टेम्परेरी प्राइस, इट इज परमानेंट प्राइस। ठीक है, इट इज प्राइस विच इज प्रिविलिंग इन मार्केट, इट इज एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, और इसके अलावा जो पांचवा है नॉर्मल प्राइस जो होता था, ये है नॉर्मल प्राइस। और जो मार्केट प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता है। एक आप चित्र बना सकते हैं, ये है मार्केट प्राइस, ये नॉर्मल प्राइस है, यानी पीपी लाइन नॉर्मल प्राइस को दिखा रही है। देखिए, जब मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस से बढ़ते बढ़ते ऊपर हो जाए, मान लो ए पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो इसको कहते हैं बूम। बूम का मतलब इंग्लिश में होता है तेजी। यानी अगर मार्केट प्राइस आपका है और वो बढ़ते 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 जब हाई पॉइंट पर पहुंच जाए तो बूम हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई चीज बूम तेजी में चली जाती है उसके बाद उसमें गिरावट आती है, इसको ठीक है, इसको कैसे गिरावट, जो यहां नाम दे देता हूं, ये जो कंडीशन इसको कहते हैं रिसेशन, यानी गिरावट। इसके बाद अगर गिरावट ना रोकी जाए तो तीसरी कंडीशन आ जाती है, इसको कहते हैं मंदी, यानी डिप्रेशन। और उसके बाद एक चौथी स्टेज आ जाती है डी, इसको कहते हैं हम पुनरुत्थान, रिकवरी, डी। और फिर से एक और स्टेज आ जाती है ई, दोबारा से बूम। तो ये 4 स्टेज होती है। तो आप यूं कहेंगे जब अंतर लिखेंगे कि मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जबकि नॉर्मल प्राइस ऐसा, नॉर्मल प्राइस वह प्राइस है जिसके चारों तरफ मार्केट प्राइस घूमता है, फ्लक्चुएट होता है। तो ये आपके टॉपिक हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अगली क्लास में आपको बताएंगे। थैंक्स।